मेरा नाम अतुल ग्रोवर है। आई एम बेसिकली फ्रॉम कुरुक्षेत्र, हरियाणा, एंड आई एम करेंटली स्टेइंग इन पुणे फ्रॉम द लास्ट 10 years। बहुत ही छोटे से जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से। मोस्ट ऑफ पीपल यू नो दैट दिस इज अ लैंड ऑफ महाभारत। जहां महाभारत का युद्ध हुआ वहां मेरा जन्म हुआ। 84 born, completely approximately you can see my beards and all the things। बुजुर्ग एज में एंट्री कर रहे हैं, बट एज इज जस्ट अ नंबर फॉर मी। मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट स्पेसिफिकली, मैं बीकॉम पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने एमसी किया। ये सबसे एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जर्नी में, जब मैंने बीकॉम के बाद कंप्यूटर्स को पिकअप किया। मेरा 10th तक का सारा एजुकेशन हिंदी मीडियम में रहा है कंप्लीटली। कोई इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम में हिंदी मीडियम बहुत चला करते थे। और फिर 2008 में मैंने अपना एमसी कंप्लीट किया यमुनानगर से, और उसके बाद मेरा एक स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू हुआ। सबसे पहले एक्सेंचर प्लेसमेंट हुआ मेरा, बट ड्यू टू रिसेशन जर्नी स्टार्ट नहीं हो पाई। थोड़ा दुख भी था, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि करियर बनने से पहले ही खराब हो जाए। बट भगवान में बहुत विश्वास है, और मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर भी हूं। मैं कभी ऐसे सोचता कि ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली अगर मुझे पता है कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा ही होगा। तो उस एक साल को मैंने यूटिलाइज किया। अप्रोक्सीमेटली मैं एक लेक्चरर की तरह काम करता रहा अपने होम टाउन में, कुरुक्षेत्र में। मैंने एक साल अपने होम टाउन में इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। वहां पर मेरे पास अलग अलग तरह से बच्चे आते थे। इंग्लिश मीडियम के लिए भी आते थे, हिंदी मीडियम के भी आते थे। उनको इंग्लिश सीखना था। हमारा इंस्टीट्यूट आइलेट्स भी प्रोवाइड करता था, तो वहां पर गाँव के बच्चे आते थे। मैं कहने का मतलब ये नहीं कि गांव के बच्चे मैं कुछ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मेरे लिए अच्छा है कि वो लोग कुछ अच्छा सोच के आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएं। तो एज ए पैशनेट मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, लेक्चर भी रहा हूँ। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया एमएससी, एमसीए, बीसीए, बीएससी, कंप्यूटर्स, डेटाबेस, बहुत जितना मुझे ज्ञान था वो सब मैंने उस टाइम पीरियड में देना शुरू किया। भगवान की कृपा हुई, और 2009 में मैंने अपना एक्चुअल आईटी जर्नी शुरू किया एक्सेंचर से। तकरीबन 6 साल में एक्सेंचर में रहा, मल्टीपल रोल्स। और जब आप किसी बड़ी कंपनी में स्टार्ट करते हैं और घर से पहली बार बाहर निकलते हैं, तो आपके लिए बहुत चीजें नहीं होती। आपको नहीं पता कि सामने वाले लोग कैसे होंगे, आपके लिए सामने वाली जगह कैसी होगी, आप कहाँ जा रहे हैं। मेरा पोस्टिंग बेंगलोर में हुआ था शुरू में। कंप्लीटली मैं प्रॉपर हरियाणा से, हिंदी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, और सीधा आप तमिल तेलुगु साइड में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा। बट हाँ, एक उत्साह था, एक जोश था मन में कि नहीं, कुछ तो नया मिला है करने के लिए। उसको पिकअप किया मैंने जर्नी को। 6 साल सेंचर में रहा, मल्टीपल रोल्स, सपोर्ट से शुरू किया, डेवलपमेंट किया, टेस्टिंग किया, बहुत सारी कंपनीज में काम किया। अब देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी है। तो 12-13 साल के एक्सपीरियंस पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी अपनी इंडस्ट्री में। और अभी जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ, वर्चसा कंसल्टिंग, पुणे में काम कर रहा हूँ मैं। एज ए सर्विस नाउ बिजनेस एनालिस्ट, सर्विस नाउ कंसल्टेंट की तरह काम करता हूँ। कंसल्टिंग सर्विसेज हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो मेरा प्रोफेशनल जर्नी है। आपको मेरे सोशल लिंक्स पे भी आपको आराम से मिल सकते हो डिटेल्स। बट अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मैं एक ट्रेनर भी हूँ। और ट्रेनर से पहले अगर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूँ तो आई एम ए गेस्ट स्पीकर एज वेल। मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, कॉलेज लेक्चर्स लेने के लिए, गेस्ट लेक्चर्स लेने के लिए। पहली बात, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप ये सोचे कि नहीं अतुल आप तो एमसीए पास आउट है तो आपको C++ जावा आती होगी, मुझे कोड लिखना नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जब मैंने एमसीए में एडमिशन लिया पहले सेमेस्टर में, तो C पढ़ाई जाती थी वहां पर। C लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाती थी। कंप्यूटर लैब पहली बार देखा था भाई, कंप्यूटर कितना बड़ा होता है, कैसे होता है। तो हमारे एक मैडम थे, उन्होंने कंप्यूटर की मैडम, उन्होंने बोला कि अतुल C का प्रोग्राम लिखो। मैंने कहा मैडम किस चीज का प्रोग्राम लिखना। उस टाइम तो प्रोग्राम भी बहुत बड़ी, जो हमें लगा शादी वादी का कुछ प्रोग्राम होगा। तो उन्होंने बोला एक नंबर को डिलीट करने का प्रोग्राम लिखो। अपन होशियार, अब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, कंप्यूटर्स पहली बार देखा, तो कहाँ वो चीजें ध्यान रहेंगी। अभी आपको थोड़ा टच मिलेगा मेरे मराठी टोन में भी, कुछ मराठी वर्ड्स भी रहेंगे, क्योंकि 10 साल हो गए मुझे महाराष्ट्र में रहते यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने बोला एक प्रोग्राम लिखो। मैंने कहा लिख देते हैं। यूजर से एंटर कराया, नंबर डालो, उस यूजर ने बोला नंबर 4, और मैंने जाके डिलीट बटन दबा दिया। प्रोग्राम नहीं चल रहा भाई, क्योंकि लॉजिक तो, अब उस टाइम तो इतनी अकल नहीं थी भाई, लॉजिक भी कुछ होता है। क्योंकि बीकॉम वाला, अकाउंट्स वाला, जिसको सिर्फ 2 लाइनें दिखती है, डेबिट क्रेडिट दिखता है, लायबिलिटी एसेट दिखता है, उसको क्या पता कि लॉजिक क्या होता है। मैं गया मैडम के पास, मैंने कहा मैडम प्रोग्राम नहीं चल रहा, आपका कीबोर्ड खराब है। मैडम कह रहे अतुल कीबोर्ड कैसे खराब है, अच्छा बताओ क्या लॉजिक है। मैं पेपर पे लिख के ले गया, एंटर यूजर नंबर, एंटर। मैंने कहा मैडम देखो बस हो क्या। अतुल लॉजिक कहाँ है इसमें। मैंने कहा लॉजिक क्या होगा, मुझे थोड़ा ना पता लॉजिक क्या होता है। अच्छा बताओ तुम कैसे करो। मैंने कहा यूजर ने नंबर एंटर किया और मैंने जाकर डिलीट का बटन दबाया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, वो डिलीट का बटन नहीं, वहां पर कुछ और लिखा जाएगा जो ट्रिगर करेगा उस डिलीट के बटन को। जर्नी डेफिनेटली मेरे लिए टफ थी। अकाउंट्स का बंदा, अकाउंट्स के बैकग्राउंड होने के बाद आप पूरे कंप्यूटर्स में जाते हैं। बट लकीली विद द गॉड ग्रेस, मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स, मेरे फ्रेंड्स का ब्लेसिंग्स,
आज तक कभी भी एमसीए में री नहीं आई, किसी भी प्रोग्रामिंग में री तो नहीं आई, चाहे रो धो के पास हो गए लेकिन डेफिनेटली पास हो गए। तो ये एक एग्जांपल था जो मुझे अच्छा लगता है डिस्कस करना, इसलिए मुझे एक कंसेप्ट अपने माइंड में आया जब मैंने एमसीए पास आउट किया कि जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई वो आने वाले जनरेशन के साथ ना हो। क्योंकि ये सुनने में आता है, अरे अतुल अब आप बड़े आदमी हो गए हो तो आप तो बोलोगे यस से। डेफिनेटली अब मैं अगर कल आप किसी बड़े आदमी से मिलेंगे, हाँ इसके पास तो पैसा है तो भाई ज्ञान दे सकता है, तो ज्ञान वाली बात नहीं, बात यह है कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई जब मैंने 2005 में, मेरे पास एक टफ टाइम था कि मैं एमसीए करूं या मैं एमबीए करूं। कोई नहीं था। मेरे कजन्स ने बोला, मेरी मम्मी पापा को बोला भाभी जी दोनों कर सकते हो, दोनों अच्छे कोर्स है, एमबीए भी अच्छा है एमसीए भी, आज से 10 साल 12 साल पुरानी बात है। बट फिर मेरे एक कजन है जो यूएस में सेटल है अभी, उन्होंने बोला कि नहीं आप इसको एमसीए कराओ। चलो धक्का मार के हमने पेपर भी, एंट्रेंस भी क्लियर किया, और सबसे बड़ी बात एमबीए और एमसीए दोनों का एंट्रेंस दिया, दोनों में सेम रैंक आई और दोनों में सेम कॉलेज मुझे मिल रहा था। अब फिर चॉइस कि भाई क्या किया जाए, एमबीए किया जाए या एमसीए किया जाए। भगवान का नाम लिया और बोले चलो भाई एमसीए करते हैं, देखा जाएगा। लेकिन मुझे आज तक उस बात का कभी रिग्रेट नहीं है कि मैंने गलत स्टेप लिया। मेरे साथ ब्लेसिंग्स, मेरे साथ मेरी मेहनत, मेरी खुद की चीजें थी। तो अभी जब मैंने बात की, मैं पर्सनल लेवल पर, अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल अतुल ग्रोवर एक आर्किटेक्ट है कंपनी में, लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पर देखेंगे तो बहुत अलग आपको मिलेगा। क्योंकि मेरा मोटिव रहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं उनको एक रोड मिले, एक उनको डायरेक्शन मिले कि भाई क्या करना है मुझे आगे, मुझे एमबीए करना है, मुझे एमसीए करना है, मुझे C++ करना है। मैं कहता हूँ आप बीकॉम भी मत करिए, आप बीए करिए, बीए के साथ यूपीएससी आईपीएस की तैयारी करिए, क्यों नहीं कर सकते आप? वो रास्ता उनको दिखाना मेरा काम है। और इसके साथ फिर मैंने धीरे धीरे अपने कॉलेज में, नए कॉलेजेस में अप्रोच करना शुरू किया कि मुझे गेस्ट लेक्चर्स लेने हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे गेस्ट लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जब भी अपने टीपीओ को या जो कॉलेज के टीपीओ थे या हेड्स थे उनको जब मेल भेजता था, उसमें क्लियरली लिखा जाता था आई डिड नॉट चार्ज एनी अमाउंट, इट इज अप टू यू। आपका जो भी यूनिवर्सिटी नॉर्म है, क्योंकि उनको भी दिखाना होता है यूनिवर्सिटी में भाई हमारा गेस्ट लेक्चर हुआ, आपका जो भी नॉर्म है आप देना चाहें, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट। अगर नहीं देना चाहते, मैं आप मुंह से नहीं बोलूंगा कि भाई मुझे 2000, 5000, 8000 आप दो। तो वो चीजें, तो अब तक मैंने तकरीबन 12 साल की जर्नी में 20 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए, जिसमें मेरा खुद का कॉलेज है यमुनानगर में, रादौर में मैंने कंप्लीट किए। मैंने अमेठी जो इनका मानेसर है गुड़गांव का जो ब्रांच है, वहां पर मैंने एमबीए के लिए लिया। अभी कुछ दिन पहले मैं अमरावती गया था लास्ट ईयर, जब कोविड से पहले, वहां पर मैंने 2 लेक्चर्स लिए अपने। पुणे में मेरे 2-3 लिंक्स अच्छे बने, जो टीचर्स थे टीपीओ उनसे लिंक बने, वहां पर दिए। और लेटेस्ट अभी बेंगलोर में एक कॉलेज है RIMS करके, वहां पर मैंने अपना एक गेस्ट लेक्चर डिलीवर किया। मतलब कि इन शॉर्ट मेरा पर्पज ये रहता है कि मुझे ये नहीं दिखाना कि मुझे कितना आता है, मुझे ये बताना है कि भैया देखो ये ज्ञान मेरे पास है, तुम भी ले लो और तुम सोचो तुम्हें क्या करना है उसके ऊपर। मैं बिल्डिंग्स नहीं बनाता, मैं फाउंडेशन बनाने में विश्वास रखता हूँ। मुझे बिल्डिंग बनाना आता भी नहीं, मैं सिर्फ फाउंडेशन बनाने में विश्वास रखता हूँ। तो वो रहा। उसके बाद फिर मैंने सोचा भाई चलो ये तो काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या किया जाए। ये तो मेरा नॉन टेक्निकल नॉलेज हुआ, लेकिन जो नॉलेज एक्चुअली मेरे पास कोर डोमेन है उसका मैं क्या करूं। तो फिर मैंने अपने सर्विस नाउ के बैचेस शुरू किए। तो मैंने एज ए ट्रेनिंग बैच मैंने ओपन किए, जिसमें मेरा इंटेंशन रहता था कि 4 से 5 फ्रेशर्स मेरे बैच में डेफिनेटली हों। और सबसे खास बात है कि मेरा अभी 4th बैच चल रहा है अभी, और इसमें मेरे पास 4 फ्रेशर्स हैं जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं। एंड टू गिव देम सपोर्ट कि कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूं, डेफिनेटली, क्योंकि हॉबीज अगर ना आप में नहीं है तो आप 80% इंसान का जो रुख है वो खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो हॉबीज के लिए, जिससे मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी परेशान रहते हैं, मेरी वाइफ भी परेशान रहती है, मेरा बेटा भी परेशान रहता है कि मुझे स्टेज पर जाने का बहुत शौक है। मैं एज ए एक्टर रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपने जब मैंने एमसीए किया तब भी ऐसा कोई इवेंट नहीं जहां पर अतुल ग्रोवर ने पार्टिसिपेट नहीं करना हो, चाहे आता है चाहे नहीं आता है। क्योंकि फंडा सिंपल था कि भाई जाना तो है, हारेंगे ना, इससे ज्यादा क्या होगा, हारेंगे। लेकिन हारने से पहले जो सामने वाला है उसको कंपटीशन तो दिखेगा, उसको तो नहीं पता कि आपको कितना आता है। टेक्निकल है तो भी मैंने पार्टिसिपेट किया, नॉन टेक्निकल है तो भी मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे विद ग्रेस, गॉड ग्रेस आई कैन से, कि ट्रॉफीज मैं लेके आया, सर्टिफिकेट्स में लेके आया। और वही चीजें मैं आजकल अपनी सोसाइटी के बच्चों को भी देता हूँ। जो भी हमारी सोसाइटी में जहां मैं रहता हूँ पूना में, वहां पर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल वाले, 5 साल वाले। तो हमारे, आपको जैसा पता हो कि महाराष्ट्र में गणपति जो फेस्टिवल रहता है, दैट इज वाज द बिगेस्ट वन, 10 डेज 11 डेज का प्रोग्राम रहता है। 2 साल पहले जब हमने शुरू किया तो सोसाइटी के जो मेन एडल्ट लोग बोल सकते हैं जिनको हमने उनको इकट्ठा, हम सबने इकट्ठा होकर एक प्ले रेडी किया। और वो सारे के सारे वर्किंग, ऐसा नहीं कि कोई घर में सब अवेलेबल है। रात को 9:30-10 बजे हम मिलते थे प्रैक्टिस के लिए, 1 घंटा प्रैक्टिस करना और उसके बाद घर चले जाना। और सबका टूटा फूटा प्रैक्टिस, हाँ अतुल भाई हो जाएगा, हाँ अभिषेक भाई हो जाएगा, सबका ये। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस गया और जो लोगों ने अप्रिशिएट किया वो अच्छा था। फिर मुझे लगा कि अगर हम कर सकते हैं तो क्या मैं बच्चों को नहीं सिखा सकता ये चीजें।
फिर मैंने अगली बार जब 26 जनवरी और 15 अगस्त का प्रोग्राम मैंने बच्चों को, सोसाइटी के बच्चों को पिकअप किया कि चलो आओ मैं आपको सिखाता हूँ। उनका 10 बच्चों का एक परेड का सेट रेडी कराया, 10 बच्चों का एक प्ले रेडी कराया, ताकि उनको जो स्टेज का फीलिंग है वो हट जाए। मतलब इन चीजों को बहुत सिंपली मानता हूँ कि आप जिस बेंच पे बैठते हैं अपनी क्लास में, वहां से और आपका जो पोडियम है वहां से सिर्फ 5 कदम की दूरी होती है, और वो 5 कदम की दूरी को मिटाने के लिए आपको या तो 5 साल लग जाएंगे या 50 साल लग जाएंगे, आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। अगर वो दूरी एक बार मिट गई, आप दोबारा कभी डरेंगे नहीं कि भाई मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है। अगर आपको मुझे बोलता है तो भाई कल जैसे अब हमारी सोसाइटी में इवेंट है 15 अगस्त का अगले वीक में, उनको पता है कि अतुल भाई को बोलेंगे आप एंकरिंग कर लो, और रात को बोलेंगे तो सुबह आ जाएंगे वोट के, तो उनको पता है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस है। तो वो चीजें, ये मतलब कि पिछले 12-13 साल में मैंने जो इकट्ठा किया, अपना ज्ञान इकट्ठा किया और ज्ञान बांटने का जो सिलसिला मैंने शुरू किया, ये मेरा एक मेन मोटिव है कि मैं सबके साथ अपना ज्ञान बांटता जाऊं, ताकि जिसको भी जहां भी नॉलेज चाहिए, जिसको भी जहां भी मैं हल्का सा भी गाइड कर सकता हूं, मैं गाइड करूंगा। तो ये मेरा छोटा सा जर्नी का प्लेटफॉर्म रहा अभी तक का। सो देखिए, डेफिनेटली चैलेंज तो हमेशा रहते ही रहते हैं, और मैं आप बोलेंगे अतुल आप सेम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं कि आप बीकॉम पास आउट है, तो सो व्हाट, मतलब कोई बड़ा आपने बड़ा तीर नहीं मारा। बीकॉम से आपने एमसी किया, लोगों ने बीकॉम से एमबीबीएस भी किया, डेफिनेटली मैं एग्री हूं उस बात पे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने कहीं डिसीजन गलत तो नहीं है। उसका अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब एमसीए क्लोजिंग पे था, बिल्कुल 2007 की बात है, जब ये क्लोजिंग पे था, तो कंपनीज प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। पहली कंपनी में बैठे, नहीं हुआ क्लियर, उस टाइम दुख नहीं था, क्योंकि था कि चलो उस टाइम हम अलवर गए थे सबसे पहली बार इंटरव्यू देने के लिए, तो खुशी थी, चलो भाई दोस्तों के साथ घूम फिर रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। एक कंपनी है, और उस टाइम ये भी नहीं था कि कंपनी भी नहीं पता थी। एलएनटी में हम गए थे, ठीक है, होगी कोई कंपनी एलएनटी, कॉलेज वालों ने बोला चले जाओ, हम चले गए भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कब तक चलता, एक कंपनी में नहीं हुआ, 2 कंपनी में नहीं हुआ, 3 कंपनी में नहीं हुआ, फिर मुझे लगा कि क्या मेरी प्लेसमेंट भी हो पाएगी कभी किसी कंपनी में। सोचने का टाइम था, जब मेरा 8th कंपनी सत्यम में जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो पूरी मेरा जब रिटर्न था, मेरे को पूरी उम्मीद थी कि हाँ रिटर्न पक्का क्लियर होगा। रिजल्ट आया, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। डेफिनेटली मैं बहुत रोया, अरे नहीं भाई, अब तो अति हो गई है, मतलब अब तो बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच गया। 8 कंपनी में नहीं हुआ, लोग बोलते हैं अतुल ग्रोवर तू इतना इंटेलिजेंट है, और फिर लोग क्या करते हैं, लोग ब्लेम करना शुरू करते हैं। देखा तू ये फालतू की नौटंकी करता था, ये स्टेज पे काम करता, पढ़ लेता तो शायद कुछ बन जाता। डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म रहता ही रहता है, लेकिन मुझे ये प्रूव करना था कि ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मुझे मोटिवेट करने के लिए एक चीजें हैं। फिर मेरा 9th कंपनी जब आई, वो आई थी एक्सेंचर, और एक्सेंचर पे मैंने पूरे दिल जान से मेहनत करी, क्योंकि हमारे पास 15-20 दिन पहले ही नोटिस आ गया था कि एक्सेंचर होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हमारी 70% क्लास उस टाइम अपीयर हुई थी, क्योंकि एलिजिबिलिटी थी उसमें, एक्सेंचर में 70% क्लास एलिजिबल हुई। हम 12 लोग थे, 18 लोग थे जिनका रिटर्न क्लियर हुआ। 18 में से हम 6 लोग थे जिनका जीडी क्लियर हुआ, और 6 में से हम 2 लोग थे जिनको ऑफर रिलीज हुआ फाइनली। सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई गेट माय ऑफर। और उस टाइम चंडीगढ़ में गया था वहां पर इंटरव्यू के लिए। जब रात को 10 बजे वहां से ऑफर मिला, हम वहां से यमुनानगर आए। अब खुशी मन में इतनी थी कि भाई एक्सेंचर एक तो ब्रांड, और ऐसा था कि हमारे बैच में पहली बार किसी को इतना हाईएस्ट पैकेज भी मिला था। मतलब पैकेज नॉर्मल जो रहता है, बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे कंपनी या कॉलेज के हिसाब से, दैट वाज द फर्स्ट मोस्ट कि हाँ भाई ये पैकेज बढ़िया है जिसको कॉलेज में हम शो कर सकते हैं। तो रात को 10 बजे मैं यमुनानगर से निकला, किसी से लिफ्ट मांगी, किसी ऑटो वाले से लिफ्ट मांगी। तो कुरुक्षेत्र से लाडवा करके एक जगह है बीच में, कम से कम 20 मिनट लगते हैं। रात को 11 बजे कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ऑटो वाला था, उससे लिफ्ट मांगी, भैया मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, क्योंकि खुशी थी कि भाई जो अचीव करना चाहता था वो अचीव हुआ मेरा आज। और वो दोस्तों के साथ नहीं, आपको जब भी कुछ अचीव करते हैं, जैसे अब हम एग्जांपल है, हमारे जो ओलंपिक्स में गए हैं एथलीट्स गए हैं, हमारे जो प्लेयर्स गए हैं, चाहे वो हार रहे हैं चाहे वो जीत रहे हैं, अगर जीत रहे हैं तो उनके मन में खुशी है कि ये खुशी मैं अपने परिवार के साथ बांटू, ये खुशी मैं अपने देश के साथ बांटू। तो मेरे साथ भी वही था, ये खुशी मैं अपने परिवार के साथ बांटू। रात को 12 बज गए थे, तब मैं जाके घर पहुंचा, और पिपली से कुरुक्षेत्र अप्रोक्सीमेटली, मेरे पापा अवॉइड करते हैं ड्राइविंग रात के टाइम में, तो पिपली से कुरुक्षेत्र अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर रात को 12 बजे में अकेला चलता गया कि नहीं मुझे घर जाके ही चैन पड़ेगा। और दैट वाज द मोमेंट जो मुझे अच्छा लगा। एक ये मतलब कि इस मूवमेंट ने मुझे पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया कि ऐसा नहीं, और एग्जाम्पल सेट किया गया कॉलेज में कि ऐसा नहीं है कि जो लोग इन चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं उनका प्लेसमेंट नहीं होता, उनका भी प्लेसमेंट होता है, मेहनत सब करते हैं, और वही काम मैंने किया। तो ये एक एग्जाम्पल था। उसके बाद जब शुरू किया मैंने एक्सेंचर की जर्नी शुरू की, पढ़ाना डेफिनेटली पढ़ाना तो मेरा शुरू से ही था। मेरी मम्मी जो है वो ट्यूशन लेते हैं, तो ये हैबिट तो शुरू से थी। मतलब 6-7 जब हम 6-7 में थे तो अपनी मैं और मेरी सिस्टर है, हम दोनों अपनी मम्मी को सपोर्ट करते थे। मैथ्स मैं पढ़ाता था, मेरी सिस्टर इंग्लिश और संस्कृत में बहुत स्ट्रांग थी, तो वो पढ़ाती थी। तो टीचिंग का तो कहीं ना कहीं से रुख हमें
मतलब कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस हम करके लेके अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी पापा से हम करके लेके, लेकिन प्रॉब्लम कब हुआ जब मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया। पहला प्रोजेक्ट था, ठीक है, सपोर्ट में आप चले गए, लेकिन इच्छा थी नहीं भाई डेवलपर बनना है, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था 2008 वाला, उस टाइम क्या चलता था, अगर मान लीजिए आप ना एमसीए या आप कॉलेज पास आउट है, आपसे पूछेंगे अच्छा भाई क्या कर रहे हो, मैं तो C++ सीख रहा हूँ, मैं जावा सीख रहा हूँ, और मुझे जैसे कुछ ना सी आती है जावा आती है भाई, क्योंकि अब सबको पता है कि भाई कैसे 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 करना है। चलो शुरू हो गई, डेवलपमेंट शुरू हुआ, बहुत रोया, नहीं समझ में आता था, कोड नहीं क्योंकि कभी लिखा नहीं, कभी आदत नहीं थी, रोते रहे नहीं क्या करना है, बट सम हाउ मैनेज किया अपने आप को, नहीं कंपनी तो नहीं छोड़नी, मतलब ये हालत हो गई थी कि भाई एक्सेंचर में रिजाइन करो और निकल जाओ। लेकिन फिर सोचा कि ऐसा कितनी कंपनी में करूंगा मैं, 1 में 2 में 3 में कब तक करूंगा। सम हाउ मैनेज किया उसको, सीखा थोड़ा सा, और फिर डेडलाइन रखी कि भाई 6 महीने काम करेंगे, उसके बाद ये वाला, मतलब ये क्लियर हो गया भाई डेवलपमेंट तो अपने बस की नहीं है। तो जो लोग अगर ये सोच रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर ये सोचते हैं कि नहीं डेवलपमेंट ही चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल बताया, मैं आज भी आपके सामने एक नंबर को डिलीट करने का कोड नहीं ले सकता, चाहे वो आप C में दो, C++ में दो, चाहे मुझे सर्विस नाउ में दो, मैं नहीं लिख सकता। सो ऐसा नहीं कि मार्केट में पोजीशंस नहीं है, मार्केट में ओपनिंग्स नहीं है, मार्केट में बहुत सारे हैं, सिर्फ एक मिथ है हम सबके माइंड में कि भाई या तो हमारा बेटा या बेटी डेवलपर बनेगी या फिर टेस्टर बनेगी, इसके अलावा वो कुछ नहीं बन सकती। तो ये चैलेंजेस मुझे अपनी लाइफ में मिलते गए, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करते करते उसको ओवरकम करता गया। फिर मैं कोरोना वायरस अगर मैं बात करूं तो मैं कभी कभी कुमार विश्वास जो हैं, जिनको सभी आई गेस दुनिया जानती है, मैं उनके कभी कभी पंक्तियां सुना करता हूं। तो उन्होंने अभी आई गेस इसी जनवरी में एक प्रोग्राम हुआ था उनका जयपुर में, एक एकल के राम करके एक प्रोग्राम था, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था यूट्यूब पे। तो उन्होंने क्या बोला कि कोरोना जो था वो बेसिकली एक शांति का काल था। जिन लोगों को होड़ थी पैसे की कि भाई मुझे पैसा कमाना है, वो लोग भी आज अपने घरों में बंद होके बैठे हैं। और उस चीज के लिए मेरे को भी लगा कि हाँ बात तो सही है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या नहीं कर सकता। डेफिनेटली पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इम्पैक्ट हुई। आप ऑफिस से सीधा घर बैठ जाएंगे, 2 दिन अच्छा लगता है कि अरे भाई वर्क फ्रॉम होम है, हम आराम से घर से काम करेंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब आदत पड़ गई है, सुबह अगर उठता हूं तो देखता है कि हाँ मेरा बेटा सामने क्लास ले रहा है, मेरी वाइफ उसको पढ़ा रही है, मैं खुद बैठ के अपनी टीचिंग या कोचिंग से बैचेस ले रहा हूँ उसके साथ। तो वो चीजें, बट ये था कि आखिर कब तक ऐसे काम चलता रहेगा। फिर मेरे दिमाग में आइडिया कि भाई अगर गेस्ट लेक्चर्स इन पर्सन नहीं हो सकते तो क्या मैं गेस्ट लेक्चर लेना छोड़ दूं, क्योंकि मेरा टारगेट था 2020 में कि मुझे 20 लेक्चर्स पूरे करने हैं कैसे भी करके। उस समय 12वें लेक्चर पे था और मुझे दिसंबर तक 20 करने थे पूरे। समहाउ मैं 5-7 और मैनेज कर पाया, बट ये रखा कि नहीं टारगेट तो रहेगा। फिर मैंने कॉलेज में अप्रोच दोबारा करना शुरू किया। आई एम हैप्पी टू, आप मुझे टाइम बताइए, सुबह आपको 9 बजे चाहिए, 10 बजे चाहिए, मैं आपको लेक्चर देने के लिए, आपके बच्चों को लेक्चर में नहीं वर्ड यूज करूंगा, जैसे कि नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए मैं तैयार हूं। तो मैंने उस चीज का बेनिफिट लेना शुरू किया। घर पे हैं, आपका ट्रैवलिंग नहीं है, आप 1 घंटा निकाल सकते हैं अपने लेक्चर्स के लिए, अपने नॉलेज शेयरिंग के लिए। तो उस चीज को मैंने बेनिफिट में कन्वर्ट करना शुरू किया। और इसके साथ मेरी वाइफ ने मुझे आइडिया दिया कि आप अब सर्विस नाउ भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया, आप अपना ज्ञान बांटिए। तो वो कहता है ना कि आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलना। मैं कहता हूं, मैं एक बिजनेस एनालिस्ट भी हूँ, कंसल्टिंग अगर मैं बात करूं, मैं बिजनेस एनालिस्ट भी हूं। तो हमारे बीए में एक टर्म आती है नीड, ठीक है, और नीड के साथ आता है चेंज। अगर आप अपनी नीड को कन्वर्ट कर देते हैं और प्रॉब्लम के साथ नीड को कन्वर्ट कर देते हैं तो आप एक चेंज लेके आते हैं। और वही काम मैंने किया, आपदा को मैंने अवसर में कन्वर्ट किया। ऑनलाइन ऑफलाइन ना सी ऑनलाइन तो हमेशा हम दे सकते हैं, आप रात को बोलोगे तो भी हम मिल सकते हैं आराम से। तो ये चीजों ने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया। प्लस हाँ, एक इम्पैक्ट हुआ कि मेरे जो बाहर की एक्टिविटीज थी, मतलब सोसाइटी के बच्चों के साथ प्रोग्राम करना, उनको सिखाना, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते थे। पेरेंट्स, डेफिनेटली मैं खुद एक पेरेंट हूं, तो मुझे भी पता है कि मैं अपने बच्चों को किसी घर नहीं भेजूंगा, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। बट हाँ, सम हाउ आई ट्राई टू मैनेज कि मुझे ऑनलाइन तो करना ही करना है। तो मेरा प्लान था कि 2 महीने 3 महीने में मैं एक बार सोसाइटी के बच्चों के साथ ऑनलाइन कनेक्ट करूंगा। उनको कुछ भी सिखाइए, आप उनके साथ आप बातें करिए, उनको आप ढोलक सिखाइए, आप उनको ताली बजाना सिखाइए, उनको पोयम सुनाइए। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में तो गणपति की डेफिनेटली हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। तो हमारे प्रोग्राम के बाद हम गणपति सब आरती करते थे, भगवान से प्रार्थना करते भाई इसको कोविड को खत्म करें, अब आप थक गए हम अंदर घर में बैठ के। तो इस तरह से मैंने इन चीजों को चेंज किया और जो नेगेटिव पॉइंट थे पॉजिटिव पॉइंट। प्लस सबसे अच्छा जो बेनिफिट, जैसे मैंने बात की शांति काल वाली, मुझे अपने घर जाके रहने का मौका मिला। मेरे फादर अप्रोक्सीमेटली 69 की एज में अब है ऑलमोस्ट यहाँ पर। वो मुझे बोलते हैं कि दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर हिम एंड हर, माई पेरेंट्स, माई मदर एज वेल, कि आज मेरे दोनों बच्चे, और when से बच्चे मतलब कि मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा,
मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड और उनका बेटा, आज मेरे दोनों बच्चे, पूरा परिवार, हम एक छत के नीचे रह रहे हैं। दैट वाज द गोल्डन डेज। वो आज भी कहते हैं बस बहुत हो गया, छोड़ के आ जाओ पूना। लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है कि आपको रहना पड़ता है। हम और पंजाबी में हम कहते भी है जिथे रब रखे होता रहना पैंदा है। तो ये वो बात है। अभी तक शायद कहीं का दाना पानी नहीं बना मेरा कि मैं यहाँ से पूना से बाहर जा पाऊं। उम्मीद है शायद जल्दी कुछ बनेगा, तो डेफिनेटली फिर हम कहीं ना कहीं दोबारा मुलाकात होगी हमारी उससे। तो जो लीडर, जो आपने वर्ड को पिक किया, अगर मैं लीडर की बात करूं, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा वर्ड है। मतलब दिखने में बहुत छोटा, हाँ ये लीडर है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं तकरीबन 3 साल का था, तब मैंने अपनी पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। और मुझे क्या था, सिर्फ एक पोयम जाके स्टेज पर बोलनी थी। मैं जिस सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ, बेसिकली जो हमारे गुरुजी हैं, उनका कुछ प्रोग्राम था, तो वहां पे जाके मैंने एक दिया। मेरे घर में अगर मैं बात करूं, मेरे मम्मी पापा या मेरी सिस्टर को, किसी को भी स्टेज का कोई शौक नहीं है। दे ऑलवेज अप्रिशिएट मी, बट दे नेवर से कि नहीं हम भी जाते हैं। उनको कभी कभी शौक नहीं रहा। तो ये जो स्टेज से पढ़ाना, स्टेज को मैं कहूंगा अगर सामना करने की जो पावर थी, वहां से मुझे लीडरशिप की क्वालिटीज भी मिली। कुछ चीजें मुझे बाय बर्थ मिली कि कैसे लीड कर सकते हैं आप किसी टीम को, और कुछ चीज डेफिनेटली प्रोफेशनल जर्नी में जब आप मल्टीपल लोगों से बात करते हो, क्योंकि आप एक 10-12 साल के करियर पे बैठे हैं अभी, और आपके नीचे आपके जूनियर्स हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपसे 15 साल 18 साल छोटे हैं, तो उनको लीड करना, उनको ट्रीट करना बच्चों की तरह, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं से आई। बट हाँ, अगर मैं बात करूं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ साइड, क्योंकि मेरे बचपन ने मुझे एक्सपोजर दिया स्टेज पे जाने का। उस एक्सपोजर को मैंने बेनिफिट लिया अपने कॉलेज में, अपने स्कूल लाइफ में, और मल्टीपल स्टेज एक्टिविटीज में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, वहां बातें करने में, वहां से मैंने उसको बेनिफिट लिया। और फिर मुझे लीडरशिप का मतलब मैं बोलूंगा मतलब समझ में आया, उसको फॉलो करना शुरू किया। बट ये है, मैं अपने आप को लीडर नहीं कहलाना चाहता, मैं लीडर नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके काम करें, क्योंकि डेफिनेटली लीडर वो होता है जो लीड करे, इसका विजन बहुत क्लियर हो। मेरा विजन डेफिनेटली क्लियर है कि मुझे क्या करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका विजन आप बाकी लोगों को लीड कर पाए, मैं गाइड करना पसंद करता हूँ। लीड करना थोड़ा सा पीछे रहता हूँ, काम दीजिएगा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो तुम लीड करो, पीछे नहीं हटूंगा। विद माई 100% बेस्ट एफर्ट्स, जितना नॉलेज है वो सब चीजें मैं पुट करूंगा और डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा। सो आई कैन सी ये कॉम्बिनेशन है मेरे पास। बाय बर्थ सम चीजें मिली, भगवान की ग्रेस से कुछ मुझे मिला, और बाकी जो मुझे वर्क कल्चर, मेरे दोस्त थे, क्योंकि जब आप स्टेज पे रहते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग भी इंटरेक्ट करते हैं। हमारे जैसे मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था, तो वहां पर सिर्फ एक थिएटर नहीं होता था, वहां पे डांस भी है, थिएटर भी है, मिमिक्री भी है, मोनो एक्टिंग भी है, बहुत चीजें होती थी। आप मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप देखते थे कि किसमें क्या क्वालिटी है, और वो क्वालिटी आप कैसे ग्रेस्प करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ चीजें बर्थ मिली, कुछ चीजें मैंने वर्क के साथ प्रोसीड किया लीडरशिप। सो रोल मॉडल की अगर बात करें, डेफिनेटली मेरे रोल मॉडल मेरे फादर साहब ही हैं, क्योंकि वही मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। अगर मैं उनसे बोलूंगा कि नहीं मुझे क्लास लेना, मैं फ्री में लूंगा, ठीक है आप ले लो, वो कभी नहीं, उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि भाई अतुल क्यों फ्री में लेते हो, तुम्हें पढ़ाना है तो तुम पैसे भी उसके लो, कुछ ना कुछ करते रहो। बट हाँ, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उनके मोटिवेशन से मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ। आज से 4 या 5 साल पहले जब मैंने सर्विस नाउ को पिकअप किया था, टेक्निकल अगर मैं बात करूं, जब मैंने सर्विस नाउ को पिकअप किया था, मैं भी वैसा ही था जैसे नॉर्मल फ्रेशर होता है जिसको कुछ नहीं पता सर्विस नाउ में। लेकिन मेरे को डेडिकेशन था कि नहीं मुझे सीखना ही सीखना है, मुझे ऐसी जगह जाना है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। और आज भगवान की कृपा से मेरा खुद का एक यूट्यूब का चैनल है, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा खासा। जो मिस्टेक्स, जो नुकसान मुझे 2008 में 2005 में हुआ, वो नुकसान आज के स्टूडेंट्स को नहीं होना चाहिए। तो ये मोटिवेशन डेफिनेटली। बट अभी जैसे अब शादी हो गई तो पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं, और जब आप फैमिली में चले जाते हैं और आपके साथ आपके बच्चे भी रहते हैं, तो फैमिली टाइम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जब मैंने ट्रेनिंग बैच शुरू किया नवंबर 2020 में, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या कहते हो, शुरू करूं क्या? शी सेड कि अगर आप कर सकते हो तो आप करिए। मैंने कहा देखो आप कर सकते हो करिए, वो तो मैं कर सकता हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, बट ऐसा ना हो कि कल मैं जाके लड़खड़ा जाऊं। उसने बोला कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़ो, आपको टाइम चाहिए, मैं आपको टाइम पूरा दूंगी। आप 1 घंटा क्लास के लिए देते हैं, 2 घंटे क्लास के लिए देते हैं। और अब ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ठीक है सुबह 8:30 से 9:30 मेरा क्लास रहेगा, उसके बाद 9:30 के बाद मैं थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ बैठूंगा स्कूल के लिए, और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो मोटिवेशन मेरी वाइफ से भी मुझे मिला। शी ऑलवेज मोटिवेट, जाओ स्टेज पे जाओ, ये आपका काम है, ये आपकी इवेंट्स हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप खुश नहीं रहोगे। और डेफिनेटली अब जैसे 15 अगस्त आ रहा है, अभी हमारे सोसाइटी में गणपति की भी तैयारी शुरू हो रही है, तो शी नोज, उनको पता है कि अंदर से कि अब आने वाले 1-1.5 महीने ये घर पे आराम से नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहेगा, क्योंकि ये इनका फील्ड ऑफ वर्क है, ये इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके लिए कुछ भी करेंगे। रात को लेट जागना है, रात को मीटिंग्स करनी है, दोस्तों से कुछ अपडेट्स लेने हैं, मैसेज ड्राफ्ट करने हैं, वो सब काम ये करेगी। और शी ऑलवेज मोटिवेट ऑन दैट पार्ट। सो मेरी फैमिली डेफिनेटली
my father is my role model, and with this my wife who always motivate me in the background for these things. अगर मैं बात करूँ तो फ्री टाइम तो होता ही नहीं है फिर, क्योंकि अगर आप बोलेंगे आफ्टर वर्क, तो जो वॉलंटियर मैं काम कर रहा हूँ वो भी मेरा काम ही है, तो उसको करने के बाद तो सिर्फ सोने का टाइम मुझे मिलता है बस, कि ठीक है भाई सो जाए। हाँ, अगर वो चीजें भी नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है कि चलो आज कुछ, मतलब शादी से पहले जैसे जब आप बैचलर होते हैं तो आप खाना खुद बनाते हैं, तो मल्टीपल चीजें आप ट्राई करते हैं कि अच्छा भाई आज क्या नया बनाया जाए। तो मुझे खाना बनाने का भी शौक है, मतलब नमक मिर्च ऊपर नीचे रहता है, लेकिन हाँ बनाना है तो बनाना है। अगर मैं बात करूं जैसे फ्री हुए, कभी बैचलर थे तो फ्री हुए, चलो आज मोदक बनाते हैं, चलो आज केक बनाते हैं, यूट्यूब से देखा, कुछ पढ़ा, किसी से पूछा, अच्छा भाई कितना बनाओ और खाओ। तो ये चीजें मेरे साथ रहती हैं। और अभी जैसे स्पेयर टाइम रहता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने बेटे को और अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे के पाऊँ, क्योंकि अब आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद सिर्फ सैटरडे संडे बचता है कि आप किसी से जाके आप बात कर सके, अपने दोस्तों के घर जा सके। और वो मैं चाहता हूँ ये जो टाइम पीरियड रहता है मेरा, मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा स्पेंड करूँ। बेटे को गार्डन में लेके जाना है, उसको कुछ नया सिखाना है, उसको स्टोरी सुनानी है। तो अब देखिए, अगर स्टोरी सुनाए तो आपको स्टोरी आनी भी चाहिए और उसको पढ़ने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो कहीं ना कहीं से वो चीजें माइंड में चलते रहता है, इसको आज स्टोरी सुनानी है, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया कंसेप्ट सोचते हैं, ताकि उसको कुछ संस्कार भी मिले और उसको कुछ चीजें मिले। बाकी फ्री टाइम तो अगर मैं बोलूं, ये बोलना भी गलत नहीं होगा फ्री टाइम नहीं मिलता, फ्री टाइम भी मिलता है, बट मेरे लिए मेरा फ्री टाइम यही है कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ, मेरे अपने वॉलंटियर्स जो काम है मेरे, वो सब चीजें मैं कर पाऊँ। सक्सेस मंत्रा जो मैंने अभी एक चीज सीखी अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ से सीखी, कि आप लाइफ में कितना भी पैसा कमा ले, आप लाइफ में कितने भी ऊपर चले जाएं, लेकिन अगर आप जाने जाएंगे तो आप अपने नाम से और अपनी क्वालिटी से जाने जाते हैं। इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछेगा आपके बारे में, आप भाई बिलियंस थे या मिलियनियर्स थे, कैसे थे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि मुझे नॉलेज देने का शौक है, तो मेरा एक बहुत सिंपल फंड है, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग टुगेदर। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान मेरे पास है मैं अपने पास रखूं, अगर मैं अपने पास रखूंगा तो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मुझे टक्कर देने के लिए आगे मुझे फिर कोई नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं उससे आगे नहीं जा पाऊंगा एक लिमिट के बाद। तो अब मेरा जो टोटली फंडा रहता है कि कीप लर्निंग, खुद भी देखो, खुद भी सीखो, कीप ग्रोइंग, दूसरों को भी सिखाओ, और ये दोनों काम आपको पैरेलली करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि लर्निंग चलती है ग्रोइंग नहीं, आप बढ़ रहे हैं तो दूसरों को बढ़ाइए कि भाई ये नया चीज आया है मार्केट में, आप सीखिए। जैसे मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल देता हूँ, और मैं एक चीज और यहाँ पे भी डालना चाहूंगा। 2008 में मैंने अपना एमसीए खत्म किया, आज 2021 में मैंने अब जाके सोचा कि मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। आप हो सकता है जो सुन रहे हैं लोग सोचेंगे अरे 12 साल हो गए, आईटी में है, डेफिनेटली अच्छा कमा ही रहा होगा, डेफिनेटली ये सब चीजें रहती हैं, माइंड में रहती हैं। तो अब क्या पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ना है। और यू विल नॉट बिलीव कि मैंने अब जाके पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। टफेस्ट कोर्स है, मुझे पता है कि 4 साल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी फैमिली भी है, पेरेंट्स भी हैं, मेरा अपना काम भी है, वॉलंटियर काम भी है, ट्रेनिंग्स भी हैं, ऑफिस भी है, बट स्टिल आई थिंक, और इसमें अगेन पीछे जो रहा मेरा मोटिवेशन, मेरी वाइफ। मैंने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, मैंने बोला अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती, तो उनको मैंने बीएड के लिए एडमिशन दिला। मैं कहा हम पूरा परिवार पढ़ेगा। एक टाइम होता है सैटरडे संडे में से हमारे घर में मेरा बेटा अपना होमवर्क करने बैठता है, मेरी वाइफ अपनी बुक्स लेके बैठती है, और मैं अपने थीसिस लेके बैठता हूँ, अच्छा भाई मुझे आज क्या नया टॉपिक पढ़ना है अपनी पीएचडी के लिए। तो मैं अगर ग्रो कर रहा हूं तो मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली भी ग्रो करे। कल कुछ अगर हो जाए तो उनको कहीं डिपेंडेंसी नहीं दिखनी चाहिए कि नहीं अगर वो चलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उनको मोटिवेट किया मैंने कि नहीं, अब बीएड एक चीज थी, उनको मैंने बोला ठीक है आपको और क्या शौक है, उनको पेंटिंग का था, उनको बेकिंग का था, ठीक है आप केक बनाना सीखिए, उन्होंने केक सीखे। और अब हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लोगों को बोलते हैं अगर किसी को चाहिए तो ऑर्डर हमें दो, हम सीखेंगे और हम आपको अच्छा केक खिलाएंगे। तो ये फंडामेंटल जो मेरी लाइफ का चल रहा है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग टुगेदर। और इसके साथ मैं जो एक फंडा बेसिकली फॉलो करता हूँ, ऑलवेज सपोर्ट। आप जैसे लिंक्डइन पे अगर जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर वो लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हैं तो कई बार आप पोस्ट लिखते हैं कि किसी की जॉब चली गई कोविड की वजह से, किसी के हस्बैंड चले गए, किसी के फादर की जॉब चली गई, बहुत रीजन है आजकल आज के टाइम में जॉब ना होने के लोग चेंज करना चाहते हैं। अगर आप एक लाइक या एक कमेंट डाल देंगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप मेरे से, अगर जो लोग हैं यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे लिए मेरा फेसबुक, मेरा टिकटॉक, मेरा इंस्टाग्राम सिर्फ एक है, वो है मेरा लिंक्डइन। मैं दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे लिंक्डइन पे बिता देता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। मैं अगर कोई जो भी व्यूअर है जो इस तरह जो सुन रहे हैं, कभी इसको सुन रहे हैं, कभी दोबारा कभी सुनेंगे, वो लोग अगर मुझे सर्च भी करेंगे फेसबुक पे, मैं आपको कभी नहीं मिलूंगा। हाँ, अगर आप मुझे लिंक्डइन पे सर्च करेंगे शायद आपको पहली सर्च में मैं ऊपर मिल जाऊंगा। तो ये मेरी लाइफ का मंत्र है, सक्सेस मंत्र रहा है डेफिनेटली। सो हम जब भी यूथ की बात करते हैं तो अभी जैसे ओलंपिक्स में हमने बात देखी, ठीक है, हमारी इंडियन टीम गई वहां पर, हम कुछ मेडल भी लेके आए, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स अभी भी है जहां पर हम मेडल नहीं लेके आए।
ठीक है, मैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो लेवल का प्रैक्टिस, जो लेवल का डेडिकेशन उन्होंने किया है, शायद अभी तक मैं वहां पे नहीं पहुंचा, या मैं बोलूं पीएचडी करने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो यूथ है, जो फ्रेशर्स हैं, जो मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं, आप ये सोच के कभी मत काम करिए कि पता नहीं मेरा क्या होगा। डेफिनेटली आपका अच्छा होगा, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट आपके माइंड में हर चीज को, हर पॉजिटिव पॉइंट को खत्म कर देता है। मैं भी, ऐसी बात नहीं मैं नहीं फेल हुआ, मैं भी फेल हुआ, मैंने 8 कंपनियों मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। एक्सेंचर कंपनी, जहां पर हमारा जब प्लेसमेंट होता है और जब हमारी ऑनबोर्डिंग होती है, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग होता है, मेरे पास कंपनी में रहने के लिए सिर्फ एक चांस बचा था, मेरा पेपर था लास्ट में डेटाबेस का। 3 चांस मिलते हैं, 2 चांस में कंप्लीटली फेल हुआ। और कितने नंबर से फेल हुआ? सिर्फ एक नंबर से फेल हुआ। लास्ट चांस था, ये उम्मीद थी अगर आज क्लियर नहीं होगा तो कभी एक्सेंचर में नहीं वापस आ पाऊंगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, मन को विश्वास करके रखा कि नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव बना के रखा। कोई बात नहीं, 2 बार फेल हुआ, लेकिन उन 2 का एक्सपीरियंस मुझे मिल गया है, और तीसरी बार मैं 100% दूंगा। बाकी डेफिनेटली मेरी किस्मत है, लेकिन किस्मत से ज्यादा आपकी मेहनत भी है। फिर मैंने वो चीजें पढ़ी उन दिनों में जो मैंने सेकंड और फर्स्ट वाला टाइम में छोड़ दी थी, या नहीं मुझे समझ में आई, वो चीजें पढ़ना शुरू किया। लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, तुम प्रोजेक्ट का काम छोड़ो, तुम आराम से जाकर ट्रेनिंग, तुम अपना पढ़ो जाके, तुम्हें कोई डाउट है हमें बताओ। रात को 11-12 बजे हमने लोगों को मैंने कॉल किया, भाई मुझे चीज समझ नहीं आ रही, रूम पे आते थे, बैचलर थे, रूम पे आ जाओ। पता है जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव है, अगर आज आप फेल हो गए तो आपको दोबारा आईटी में एंट्री करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। और ऐसा हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। तो यूथ के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही फंडा रखता हूं हमेशा, कीप लर्निंग नहीं छोड़नी है आपको। अगर जिस दिन आपने लर्निंग छोड़ दी, उस दिन आपने अपने आप को 10-15 साल पीछे ले गए। और ऐसा नहीं है कि आप अब अगर मैं 37 साल में होके पीएचडी का सोच सकता हूं, तो आप तो अभी 18-20 साल के हैं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं उसमें। मैं अभी जब मैंने एडमिशन लिया पीएचडी के लिए, तो उस यूनिवर्सिटी की साइट पर एक अंकल थे, उन अप्रोक्सीमेटली होंगे कुछ 60+ में, एंड ही डन द पीएचडी। उनका एक फ्रेम था, आई डन माई पीएचडी, यू कैन कॉल मी डॉक्टर। दैट मोटिवेट मी कि अगर वो कर सकते हैं 60 साल में पीएचडी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तो अभी 37 तक ही पहुंचा हूं, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। तो अगेन सेम थिंग, लर्निंग करते रहिए, ग्रोइंग करते रहिए, और कभी भी नेगेटिव थॉट अपने मन में मत आने दीजिए। जितने भी आपके सोर्सेज हैं, सबके पीछे पड़ जाइए, भाई मुझे जाना है, मुझे नौकरी चाहिए, मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूं। एक बार आपका डेडिकेशन आपको काम आएगा और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी इसमें। और ये मत सोचिएगा कि मैं यहां पर पहुंचा तो मैं ज्ञान दे रहा हूं, कभी नहीं, क्योंकि खुद स्पेस किया है इसलिए मैं ये चीज बांट रहा हूं, दे नहीं रहा मैं किसको, मैं बांट रहा हूं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। मैं एक और किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हमारे इंडियन फैमिली में कल्चर है कि स्पोर्ट्स में क्यों भेजना है बच्चे को, या थिएटर में क्यों भेजना है बच्चे को, कुछ नहीं रखा वहां पे। ऐसा सोचना पेरेंट्स के लिए बहुत गलत है, सच में बहुत गलत है। डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पर कैलिबर आपको अपने बच्चों पर विश्वास होना चाहिए। और ये चीजें ऐसी हैं आज के टाइम में, स्पोर्ट्स, थिएटर, म्यूजिक, ये चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को हमेशा फाइन रखती है, एनर्जेटिक रखती है हमेशा, कि वो आगे बढ़ सके। तो मेरे पूरे जर्नी में अगर कुछ मेरे साथ हमेशा रहा है, तो वो मेरा हॉबी जो मैं कहूंगा, थिएटर या एक्टिंग जो मेरा हॉबी है, वो हमेशा मेरे साथ रहा है। ऐसे भी दिन थे कभी कभी कंपनीज में कि कंपनी में 2 दिन बाद बहुत बड़ा इवेंट है, सुबह 9 से 6 ऑफिस का काम करो, 6 से रात को 10 बजे तक प्रैक्टिस करो, फिर सुबह 8 बजे आकर प्रैक्टिस करो, और फिर सुबह शाम को 6 बजे तक काम करो। ऐसे भी दिन थे, लेकिन जब वो इवेंट हुआ, जो सक्सेस मिला, जो मोटिवेशन मिला लोगों से, दैट वाज कमेंडेड। सो कुछ भी हो आपके पास, आप ढोलक बजाते हैं, आप तबला बजाते हैं, आप ड्रम बजाते हैं, आप क्लैप बॉक्स बजाते हैं, आपको थिएटर आता है, आपको मिमिक्री आती है, आपको पोएट्री आती है, आप लिखिए। मैं एक टाइम में मैं एक पोएट भी था, मैं लिखता था। और मैं आपको बताऊंगा मैं कब लिखता था बैठ के, क्योंकि जब 2008-9 की बात है, एक्सेंचर में जब प्लेसमेंट हुआ, तो घर जाना उस टाइम तो लगता था भाई फ्लाइट से आएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, डेफिनेटली महंगा पड़ेगा भाई, तो क्या करना है, चलो ट्रेन से ही चलते हैं। और नया शौक भी है भाई, अपने पैसे हैं, ठीक है फ्लाइट से भी जाएंगे लेकिन ट्रेन से भी चलते हैं। तो ट्रेन में जब आप बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं, तब मेरे मन में थॉट्स आते थे, और फिर मैं वहां बैठ के पोएम लिखता था। चलती चीजों को 2 लाइनें लिखी, कुछ मन नहीं करा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बंद कर दिया, फिर दोबारा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद दोबारा मन किया। तो यहाँ से चीजें बदलती थी। कब तकरीबन मैंने 15-20 पोएम्स ऐसी अपनी लिखी, मैंने अपने कॉलेज में सुनाई। मैं जब एमसीए में था, तो हमारे क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, 60 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में। हर एक बच्चे की एक क्वालिटी को पिकअप करके मैंने पूरा एक पोएम बनाया, और वो पोएम आज भी जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूँ, तो वो सारे वो शब्द से ही सुन के सब चीजें ताजा होते हैं, अरे वाह मजा आ गया। ये उसकी क्वालिटी थी। ये किसी के बोलने का स्टाइल, किसी का पेट डायलॉग, किसी टीचर की कुछ
पॉइंट्स रहते थे, कोई गाना अच्छा गाता था तो उनको अलग अलग नाम मिल जाते हैं। मुझे मेरे कॉलेज में लोग नौटंकी के नाम से जानते थे, क्योंकि क्लास में कम स्टेज पे ज्यादा दिखता था मैं। तो वो चीजें, तो आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं मुझे, आप हमेशा एक चीज रखिए कि पढ़ाई जरूरी है, नो डाउट पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ ये हिस्सा भी होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी सीखिए, मैं कहता हूँ मुझे फॉलो मत करिए, मैं थिएटर में था मुझे फॉलो मत करिए, क्योंकि थिएटर में सुना जाता है, समझा जाता है कि जो थिएटर में जाता है वो गलत जगह में पड़ जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, ड्रिंकिंग हो जाती है, उनके रहने पीने का खाने का स्टाइल अलग हो जाता है, बाल लंबे लंबे कर लेते हैं। ठीक है, मैं भी रहा हूँ थिएटर में रहा हूँ, 3 साल मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में काम किया है, मेरे साथ एमसीए मैंने काम किया है, बट इन चीजों से दूर रहा हमेशा कि नहीं ये चीजें मेरी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। बट आज भी जब मैं देखता हूँ, यही एक रीजन है कि जब मैं सोसाइटी को देखता हूँ और मेरा मन करता है कि नहीं इन बच्चों को कुछ सिखाया जाए। कुछ नहीं है सिखाने के लिए हमारे पास, जिंदगी चली जाएगी, लेकिन जब आप सिखाते हैं किसी को तो वो लोग याद रखते हैं। और आज सोसाइटी में अगेन मतलब भाई आप सोचेंगे ये तो अपनी तारीफ करने पे लग गया है, ऐसा नहीं है। आज भी सोसाइटी में लोग मुझे चाचू के नाम से बुलाते हैं, और जो बच्चे अभी 1 साल 1.5 साल के हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें इन्हीं चाचू की क्लास में जाना सीखने के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इन पेरेंट्स को आज भी इच्छा है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो ये इनको कुछ सिखाएं, इनका स्टेज फियर निकालें। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, मेरे जितने भी मुझे देख रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को सिखाइए, कुछ ना कुछ अपने साथ नया रखिए ही रखिए। चाहे आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, मेरी वाइफ है, उसको मैंने बोला कि आपको जो सीखना है आप नया सीखो। मेरे बेटे को बोला आपको क्या सीखना है, साइकिलिंग सीखनी है, स्केटिंग सीखनी है, उसने बोला मुझे डांस नहीं सीखना। लेकिन बीइंग ए पंजाबी आपके खून में होता है डांस करना, लेकिन जब मैं अब डांस करता हूँ तो मेरा मन करता है, गाने चलते हैं मैं डांस करता हूँ, मुझे देख के डांस करता है अच्छा लगता है, चलो खुद ब खुद कुछ सीख जाएगा वो। तो ये चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए जो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहे। तो देखिए दोस्तों, अब डेफिनेटली टाइम भी काफी हो गया मुझे रिकॉर्डिंग ये करते करते, और हमारे साइंस में ये कहा भी जाता है कि किसी के भी सुनने या देखने की पावर 45 मिनट्स तक ज्यादा रहती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे कॉलेजेस में लेक्चर्स भी 45 मिनट्स तक रहते हैं, 45-50 मिनट्स तक रहते हैं। ठीक है, तो अब मेरा भी टाइम है कि अगर भाई और मैं कितना बोलूंगा और कितनी अपनी तारीफ करूंगा, वो कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिठू बनना, तो वो और कितना मैं बन पाऊंगा। तो डेफिनेटली अब मेरा भी टाइम है कि मैं आप सबसे विदा लूं, और जाने से पहले मैं सबको यही बोलूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं सच्चे मन से करिए। कभी ये मत सोचे कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं खुद अपने बच्चे के लिए अपना एग्जाम्पल सेट करता हूँ। देखो तुम्हारे पापा ने मेहनत करी है, मेरे पास कभी टाइम था स्कूटर नहीं था, मैं पैदल स्कूल जाता था, वो कहता नहीं मुझे साइकिल चाहिए। क्यों चाहिए? अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, मैं जाता था, तुम भी थोड़ा सफर करो मेरे साथ। सफर मतलब ऐसा नहीं कि उसको तंग करना, उसको ये सिखाना कि पेशेंस, सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज तीनों आपको पता होने चाहिए। जब आप किसी के साथ खेल रहे हैं तो आपको शेयरिंग करना है, आपको कोई चीज नहीं मिली, कोई बांट रहा है, आपको चीज नहीं मिली, सैक्रिफाइस भी करना चाहिए आपको। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबके लिए मैं एक बार लास्ट में से इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, जहां भी रहे सुरक्षित रहें, ठीक रहें, और हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन साथ में, अकेले नहीं, साथ में बढ़ेंगे तो सब बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।